Hello everyone and very good morning to all. Welcome again in this class, and as you all know that we are doing this Indian economy series जहाँ पे हम रमेश सिंह सर की जो बुक है इसे कवर कर रहे हैं और आज इसका लेक्चर नंबर 2 है। ये लेटेस्ट एडिशन है जिसे हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज़ लेट मी नो दैट आई एम ऑडिबल, एवरीथिंग इज़ फाइन। Let me just check whether it is fine or not. कल हमारा एक लेक्चर इस क्लास का हो चुका है ना, और ये आपकी डेली बेसिस पे क्लास चलेगी। लगभग 10 बजे हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रेट। तो स्टार्ट करेंगे। कल वाली जो क्लास थी उसमें हमने बेसिक चीज़ें समझी थी कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, ठीक है ना। हाउ दिस इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम इकोनॉमी, क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज है। माइक्रो इकोनॉमी जहाँ पे हम छोटे छोटे लेवल पे चीज़ों को देख रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमी जहाँ पे पूरी इकोनॉमी को हम स्टडी कर रहे हैं ना। पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, महंगाई, रोजगार, इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, जीडीपी, ये सारे इश्यूज़ बड़े लेवल पे हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा मेजर फोकस एरिया है। इसके अलावा हमने फिर सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया था वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर टर्शरी को क्वार्टरनरी, क्वीनरी, इस तरह से डिवीजन किया था और हम इकोनॉमिक सिस्टम पे मूव कर गए थे। तो आज हम इकोनॉमिक सिस्टम से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक सिस्टम से हम यहाँ पे आपका स्टार्ट करेंगे। और इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर हमने मार्केट, नॉन मार्केट उसको लिया था, जिसमें आपने टर्म सुनी होंगी, कैपिटलिज्म, ठीक है, फ्री मार्केट इकोनॉमी, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे से आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे और एक्चुअल में आज के टाइम पे एट प्रेजेंट जितने भी देश हैं वहाँ पे किस तरह से इकोनॉमिक सिस्टम वर्क कर रहे हैं, है ना। व्हाट इज द फंडामेंटल वे इन विच दीज इकोनॉमीज आर बेसिकली फंक्शनिंग, किस तरह की पॉलिसी को वो वहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, वो चीज़ हम समझेंगे। इंडिया में किस तरह की पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है वो यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। वर्ल्ड बैंक, IMF है, ये किस तरह के रिफॉर्म्स को सजेस्ट करते हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ पे होगी। और स्टार्ट यहाँ पे करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम और पूरा, उसके अलावा कुछ और टर्म्स हैं उनको भी समझेंगे, वाशिंगटन कंसेंसस। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए जब भी इंडिया की बात होती है, इकोनॉमी की बात होती है, या किसी भी चीज़ में हम देखते हैं तो हम कंपैरिजन करते हैं ना, चाइना से हम कंपैरिजन करते हैं। और आज आप देखोगे चाइना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। चाइना की जीडीपी का साइज जो है इंडिया की जीडीपी के साइज से 5 गुना ज़्यादा है। इंडिया की जीडीपी लगभग $3 ट्रिलियन है, चाइना का 14 से 15 ट्रिलियन डॉलर है। एक समय था जब इंडिया और चाइना दोनों बराबर थे। फाइन, 50s की अगर हम बात करें, एक समय पे इवन चाइना पीछे भी रहा है। लेकिन क्या चाइना ने ऐसे रिफॉर्म किए, क्या रीजन रहा कि चाइना इतना आगे निकल गया, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, ठीक है। हालांकि वहां पे जो पॉलिटिकल सेटअप है उसके एक अलग वो चीजें हैं, फिर भी हम यहाँ पे उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। स्टार्ट यहाँ पे करते हैं। मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग मी ऑन दिस लिंक। इस लिंक पे आपको फ्री स्पेशल क्लास मिल जाती हैं। और आज आपकी 12 बजे दोपहर में करंट अफेयर, मेंस के पर्सपेक्टिव से जो करंट अफेयर पढ़ने हैं, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, किस तरीके से अप्रोच करना है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। इसके अलावा यूट्यूब पे ही आपकी एक और क्लास रहती है डेली न्यूज़ एनालिसिस की, 8 बजे डेली न्यूज़ एनालिसिस, जिसमें हम न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, है ना, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हम लेते हैं। तो ये क्लास भी इसी चैनल पे आपकी रहती है। कोशिश कीजिए अटेम्प्ट करने की इस क्लास को। कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस किए थे, जैसे नूपुर शर्मा वाला जो केस चल रहा है ना, तो हेट स्पीच को लेके क्या प्रोविजन है, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन, है ना, फ्रीबीज को लेके क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें स्टार्ट करेंगे। अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं और अनअकैडमी की तरफ से भी मेंस की टेस्ट सीरीज भी ऑफर की जा रही है। तो ये मेंस की टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, 18 जून से स्टार्ट हो रही है। इसके अलावा ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे ऑफर की जा रही है। तो ऑप्शनल और ये जो टेस्ट सीरीजेज हैं इनसे आप जुड़ सकते हैं। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे। ये टेलीग्राम चैनल है जिसपे आपको ये जो हमारी क्लासेस होंगी रेगुलर बेसिस पे, उसके PDF भी मिल जाएंगे, है ना। इवनिंग तक आपका PDF अपडेट हो जाता है और डेली बेसिस पे ये हमारी क्लास इस तरीके से चल रही है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। समीर, आपका जो क्वेश्चन है उसके लिए 8 बजे एक क्लास होती है इसी चैनल पे, ठीक है ना, यहीं पे लेट्स क्रैक पे ही 8 बजे एक क्लास होती है। शाम को 8, सवा 8 बजे हम स्टार्ट करते हैं। उस क्लास को आप अटेंड कीजिए, यू विल गेट आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चन। इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से हम जो है चीज़ों को डिवाइड कर रहे हैं।
है ना, या फिर हम किस चीज़ों कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, किस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाएगा, कौन प्रोडक्शन करेगा, कौन वहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, किस तरह से चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इन सब के आंसर्स हमें डिफरेंट काइंड ऑफ कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम में देखने को मिलते हैं। और कल हमने ये मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम डिस्कस किया था, एक बार वापस मैं आपको बता देता हूँ। जैसा नाम से पता चल रहा है मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, इसमें क्या है, मार्केट जो है वो डोमिनेटिंग रोल प्ले करेगा। मार्केट फोर्सेज क्या होते हैं, डिमांड सप्लाई के फोर्सेज होते हैं। आपने देखा होगा, कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप मार्केट में जाते हैं, किसी चीज़ की सप्लाई कम है ना, जैसे आप देखोगे कि अच्छा अभी सीजन चल रहा है आम का, आम की अगर सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है ना, आवक जिसे हम कहते हैं, सप्लाई कम है मार्केट में तो उसकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। अगर सप्लाई ज़्यादा है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ है, अच्छी सप्लाई में आ रहा है, तो हम देखेंगे कि मार्केट में थोड़ा सस्ता हमें मिलने लग जाता है। तो एक कमोडिटी के लिए हमने देखा है। तो इस तरह से जो मार्केट फोर्सेज हैं, मार्केट फोर्सेज क्या हैं, मार्केट फोर्सेज हैं, डिमांड एंड सप्लाई के जो फोर्सेज हैं, ये पूरा रेगुलेट करते हैं। तो इस चीज को, ये जो क्लासिकल ये जो थ्योरी थी इकोनॉमिक्स की, इसे दिया एडम स्मिथ ने, जो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट रहे। इनको इकोनॉमिक्स का जनक भी, फादर भी माना जाता है। और इन्होंने ये कहा कि मार्केट जो है ये सब काम कर लेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, रेगुलेशन का काम, सारा काम ये करेगा, वेल्थ क्रिएशन भी होगा, लोगों को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है उसका प्रोडक्शन भी यहाँ पे हो रहा है, सब चीज़ें, लोग प्रॉफिट भी यहाँ पे कमा रहे हैं। इस हिसाब से ये मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम यहाँ पे आया। एडम एडम स्मिथ ने इसको यहाँ पे सजेस्ट किया। और इसके जो मेजर प्रिंसिपल अगर हम देखें, कल भी हमने चर्चा की थी, फिर भी मैं एक बार ब्रीफली आपको रैप अप कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे समराइज कर देता हूँ किस तरह से चीज़ें हैं। आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है, हम इकोनॉमिक सिस्टम कवर कर रहे हैं, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ क्या सोचते हैं, एलपीजी रिफॉर्म के बारे में आपने जो सुना है, ये सारी चीज़ें, चाइना क्यों इतना आगे निकल गया, चाइना ने किस तरह का इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलो किया, ये सारी चीज़ें आज के हमारे इस क्लास का, लेक्चर का सब्जेक्ट मैटर रहेगा। तो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम क्या कह रहा है, आपको पता चल गया कि मार्केट यहाँ डोमिनेटिंग रोल प्ले करेगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है, कि किसी को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, मान लीजिए आपको पेन की ज़रूरत है, तो पेन कैसे मिलेगा, या आपको खाने की ज़रूरत है बाहर कहीं पे, तो खाना कहाँ मिल रहा है। तो ये कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ की अगर किसी व्यक्ति को ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी गुड्स है, सर्विसेज है, वो यहाँ पे अवेलेबल कराई जाती हैं लोगों के द्वारा, इंडिविजुअल्स के द्वारा, या फिर कंपनीज, फर्म्स के द्वारा। किस बेसिस पे, सेल्फ इंटरेस्ट के बेसिस। सेल्फ इंटरेस्ट एक मोटिवेशन का यहाँ पे काम करता है। तो लोग जो भी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, तो उसका क्या रहेगा, सेल्फ मोटिव क्या रहेगा, कि हाँ उसको यहाँ पे इनकम जनरेट करना है, प्रॉफिट जनरेट करना है, दिस इज द सेल्फ मोटिव। तो इस मोटिव से जब उनको लगता है कि हाँ यहाँ पे रेस्टोरेंट का स्कोप है, खाना जो है हम प्रोवाइड करा के, ठीक है, जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि यहाँ पे किसी और चीज़ का स्कोप है, ठीक है, कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेस्टोरेंट की जगह अगर हम देखें कि लेट अस से कि कोई भी जो है सर्विस है ना, किसी कार की, मोटरसाइकिल की, मोटर बाइक की सर्विस वगैरह है, इसकी डिमांड ज़्यादा है, तो वो उस तरह की वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ होंगी। मतलब जिस चीज़ की डिमांड है वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल कराई जाएगी। वाई? क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर रहेगा। दिस मोटिवेटिंग फैक्टर इज नॉन एज अ इनविजिबल हैंड। ये मैंने आपको कल भी बताया था। इनविजिबल हैंड का जिक्र जो है 2019-20 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में किया गया। आई थिंक हेडिंग में भी इसको लिखा गया होगा। इनविजिबल हैंड का मतलब है कि यहाँ पे ये जो मोटिवेटिंग फैक्टर है, ठीक है ना, जो लोगों को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मोटिवेट कर रहा है। व्हाट इज दिस मोटिवेटिंग फैक्टर? सेल्फ इंटरेस्ट का ये जो है। तो ये जो मार्केट है ना, किस तरह से ये आपका प्रोवाइड करेगा, जिस भी चीज़ की डिमांड है वो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होना स्टार्ट होगी, क्योंकि लोगों को वहाँ से प्रॉफिट का एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ठीक है ना, प्रॉफिट का वहाँ पे मौका मिल रहा है। सो दिस इज द थिंग। फिर इन्होंने यहाँ पे ये मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम क्या कहता है, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम कहता है कि सबसे अच्छा इसके लिए जो एनवायरनमेंट है ना, परफॉर्मेंस के लिए सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट एनवायरनमेंट कब है? जब सरकार जो है इंटरफेरेंस करे ही ना, मिनिमम इंटरफेरेंस हो गवर्नमेंट की तरफ से। दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मॉडल जो हम चाहते हैं। और इसके लिए एक टर्म यूज किया गया, लेसे फेयर। लेसे फेयर के अंदर क्या होगा? नॉन इंटरफेरेंस, या फिर बिल्कुल नहीं के बराबर इंटरफेरेंस गवर्नमेंट की। क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि गवर्नमेंट का अगर इंटरफेरेंस नहीं के बराबर होगा तो मार्केट कैसे वर्क करेगा? एफिशिएंटली। मार्केट वर्क करेगा एफिशिएंटली, ठीक है।
क्योंकि मार्केट अपने आप को रेगुलेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस कंपटीशन एंड द मार्केट फोर्सेस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। जिस चीज की डिमांड और सप्लाई है उससे अपने आप प्राइसेस मैनेज हो रही हैं। ये कह रहे हैं कि कंपटीशन से जो कंज्यूमर्स को भी फायदा है, फर्म्स भी ग्रो कर रही हैं। तो सारी चीजें अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एडम स्मिथ ने कहा कि यहाँ पे जो मार्केट है ये हर चीज को यहाँ पे जो है डील करेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है, लोगों को किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो चीज़ें सब मिल रही है। तो इन्होंने मार्केट को सुपीरियर मान लिया, मतलब ये सारी चीज़ें आपकी प्रोवाइड करेगा। इस इकोनॉमिक सिस्टम में इन्होंने नाम दिया सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी, नेचुरल लिबर्टी। और इसके अंदर हमें दो आपके जो है इकोनॉमिक सिस्टम देखने को मिलते हैं अंडर दिस मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। दो चीजें हमें देखने को मिलती है, कैपिटलिज्म या फ्री मार्केट इकोनॉमी। आप कहोगे सर इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों एक ही तो चीज है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि काफी सारी चीजें इनमें कॉमन ही हैं और इनको सिनोनिमसली ही यूज किया जाता है, लेकिन बुक में कुछ डिफरेंसेस हमने देखे हैं, उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। ये कह रहे हैं कैपिटलिज्म के अंदर जो है हो सकता है कि किसी तरह का रेगुलेशन वहां पे रहे, ठीक है ना, तो मोनोपोली क्रिएट हो सकती है, मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। तो ये क्या करेगी, कैपिटलिज्म के केस में ये कह रहे हैं कि कंपटीशन यहाँ पे उतना फ्री नहीं रहेगा या कम हो सकता है। बट इन द केस ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी देयर विल बी फ्री कंपटीशन, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं के बराबर है। तो एक तो ये डिफरेंस यहाँ पे दे रहे हैं। और फ्री मार्केट इकोनॉमी में ये कह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं के बराबर गवर्नमेंट का रेगुलेशन है। इन केस ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम देयर कुड बी सम रेगुलेशन विच कैन प्रिवेंट द कंपटीशन, और अल्टीमेटली वो क्या कर सकता है, मोनोपोली क्रिएट कर सकता है। एक और यहाँ पे है, देखिए कैपिटलिज्म इज फोकस्ड ऑन द क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड ऑनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव असेट, जबकि फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब के हेल्प से वो क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है वेल्थ का। तो ये मेजर डिफरेंस आपको थोड़ा सा देख लेना, बाकी इनको एक ही चीज है, इसको इसी तरह से आपको ध्यान रखना है, कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट इकोनॉमी। सबसे पहले यूएसए के अंदर इसको लागू किया गया, यूएसए में काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो फिर वेस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, यूके, फ्रांस और ये सब हम देखते हैं, वहाँ पे भी ये काफ़ी पॉपुलराइज होना स्टार्ट हो गया। और इस सिस्टम से, कैपिटलिज्म से, इन कंट्रीज़ ने काफ़ी सारी वेल्थ को गेन करना स्टार्ट किया, वेल्थ को गेन करना स्टार्ट किया। लेकिन फिर क्या हुआ, यहाँ पे इसका टेस्ट आया और ये जो ग्रेट डिप्रेशन आया 1929 का डिप्रेशन, आपने एक टर्म सुनी होगी, रिसेशन। रिसेशन 2008 का जो रिसेशन था, रिसेशन के अंदर क्या होता है, जब जैसे इंडिया ने अभी लास्ट ईयर कोरोना के टाइम पे जो 2020-21 वाला फाइनेंशियल ईयर था, वहां पे इंडिया की जो जीडीपी की ग्रोथ रेट थी वो नेगेटिव में चली गई थी फॉर कॉन्जिक्यूटिव 2 क्वार्टर्स, है ना। जो 2020-21 फाइनेंशियल ईयर था, कोरोना काल था, आप सभी को पता है, लॉकडाउन वगैरह लग गया था। तो इसका जो Q1 है और Q2 है, इन दोनों में हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी नेगेटिव थी। When the GDP growth rate is negative for consecutive 2 quarters, it means 6 महीने के लिए लगातार वो नेगेटिव है। इसके लिए हम एक टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, दिस इज नॉन एज रिसेशन। रिसेशन में क्या हो रहा है, आपका जो टोटल आउटपुट है, जीडीपी इज व्हाट, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी आपका जो टोटल आउटपुट है उसकी मार्केट वैल्यू ही तो है। तो जब नेगेटिव हो रहा है मतलब आपका टोटल आउटपुट नीचे जा रहा है, जीडीपी नीचे जा रहा है, क्लियर। सो ये जो ग्रेट, अब रिसेशन से भी और खतरनाक स्थिति डिप्रेशन होता है ना। डिप्रेशन के अंदर क्या होगा, आपका आउटपुट तो गिर ही रहा है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है ना। आप देखोगे यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे अप टू 25% अनएम्प्लॉयमेंट ये रेट आपका वहाँ पे चला यूएस में। लोगों के पास रहने को घर नहीं थे, ठीक है, आपके बैंक्स के अंदर पैनिक था, मार्केट में मनी सप्लाई कम थी और इस तरह की बुरी स्थिति बन गई थी, मार्केट पूरा क्रैश कर चुका था, ग्रेट डिप्रेशन की स्थिति आ गई। तो इन्होंने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि आप कह रहे हो मार्केट सब कुछ करेगा, सब कुछ हैंडल कर लेगा, तो हैंडल कर लेगा तो फिर इतनी सारी बेरोजगारी क्यों है, ठीक है, ये पूरा इशू क्यों क्रिएट हो रहा है, क्यों मार्केट यहाँ पे क्रैश कर रहा है, क्यों मनी सप्लाई कम है, क्यों लोगों को बेसिक नेसेसिटीज की दिक्कत आ रही है। तो यहाँ से फिर हमने देखा कि जो नए आइडियाज़ हैं, जॉन मेयार्ड किन्स जो हैं, इन्होंने कुछ सजेशन दिए। इन्होंने कहा कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो नॉन मार्केट इकोनॉमी है इसके कुछ प्रिंसिपल अगर आप अप्लाई करते हो तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ें उससे पहले नॉन मार्केट इकोनॉमी को हम समझते हैं, ये नॉन मार्केट इकोनॉमी क्या है, फाइन। फिर वापस हम यहाँ पे जो किन्स ने जो सजेस्ट की चीज़ें उस पर आएंगे, और ये जो इन्होंने सजेशन दिया वहाँ से हमारे पास में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम निकलता है, वहाँ से हमारे पास जो मैक्रो इकोनॉमी का डिसिप्लिन है वो सामने आता है। तो पहले हम नॉन मार्केट इकोनॉमी की चर्चा करते हैं, जिसको ये सजेस्ट कर रहे हैं जॉन मेयार्ड किन्स, यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं कि नॉन मार्केट इकोनॉमी के अंदर आपको
कुछ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो इकोनॉमी है, नॉन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है, इसके कुछ प्रिंसिपल्स को आप यूज कर लीजिए तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जहाँ तक हम नॉन मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं, इसकी जो एक तरह से प्रिंसिपल्स, आइडियोलॉजी अगर आप देखेंगे, दिस कैन बी रूटेड इन द आइडियल्स ऑफ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स आप सभी जानते हैं, तो इनके वर्क से ये इंस्पायर है। नॉन मार्केट इकोनॉमी में भी दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। इनमें बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, सर सोशलिज्म क्या, कम्युनिज्म क्या, क्या दोनों एक ही हैं? और ये डिबेट भी चलती रहती है ना, कैसे अलग हैं कैसे नहीं है, क्योंकि इवन कार्ल मार्क्स ने भी कई जगह पे इसको इंटरचेंजेबली यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो आपको समझ आ जाएगा, वो कन्फ्यूज़न आपका हट जाएगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो नॉन मार्केट इकोनॉमी है, इसके अंदर दो वेरिएंट है, एक है सोशलिज्म, कम्युनिज्म, है ना, सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट जो सिस्टम है। नॉन मार्केट इकोनॉमी को हम स्टेट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका रीज़न हमारे सामने आएगा। स्टेट का मतलब वो स्टेट नहीं है, स्टेट का मतलब है आपकी जो गवर्नमेंट है जो पावर में है ना, स्टेट, दिस इज द मीनिंग। सो इसे हम यहाँ पे समझते हैं। सोशलिस्ट जो मॉडल है यूएसएसआर के अंदर आपका, ये यहाँ पे इन्होंने किया, फिर चाइना के अंदर भी हुआ। इसके मेन प्रिंसिपल्स को एक बार देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये क्या करते हैं, ये बिलीव करते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं, है ना, जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी ऑनरशिप, जैसे प्रॉपर्टी हो गई या फिर लैंड है इवन, तो ये कह रहे हैं कि इनकी जो ऑनरशिप है स्टेट के पास होनी चाहिए। किसके पास होनी चाहिए? स्टेट के पास, राज्य के पास में उसके पास होनी चाहिए ऑनरशिप ऑफ द बेस्ट यूज व्हेन दे आर अंडर द ऑनरशिप ऑफ द सोसाइटी और कम्युनिटी, दस ऑल द इकोनॉमिक रोल्स विल बी प्लेड बाय द स्टेट ओनली। क्योंकि ये जो है इसका पूरा का पूरा जो फोकस है वो किसके ऊपर है? वेलबींग ऑफ ऑल। ये चाहते हैं कि सभी को जो है इक्वल यहाँ पे रखा जाए, क्योंकि हमने देखा था कि कैपिटलिज्म जो था, मार्केट इकोनॉमी के जो प्रिंसिपल फॉलो किए जा रहे थे, उससे वेल्थ क्रिएशन तो हुआ, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या हुई? ये स्थिति पैदा हो गई जहां पे कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास में मैक्सिमम वेल्थ क्रिएशन था। आज भी यही स्थिति बनी हुई है मोर और लेस। आप देखोगे वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई थी अभी कुछ महीने पहले, तो आपने नोटिस भी किया होगा किस तरह से जो इनइक्वालिटीज हैं पूरे वर्ल्ड में इंक्रीज हो रही हैं। तो ये यहाँ पे इनइक्वालिटी जो बढ़ रही थी उसके रिएक्शन के रूप में क्या आया? ये जो है सोशलिज्म और कम्युनिज्म हमारे सामने आया। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि वेलबींग ऑफ ऑल, सबको इक्वल रखा जाए, सबको अपनी जरूरत के हिसाब से जो है बेसिक नेसेसिटीज जो हैं उनको अवेलेबल कराई जाए। ठीक है, कोई मतलब नहीं है कि वो अफोर्ड कर सकता है नहीं अफोर्ड कर सकता। मार्केट इकोनॉमी में क्या है, अगर कोई व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है तो उसको वो चीज मिल जाएगी। अब मान लीजिए किसी को दवा चाहिए, है ना, मेडिसिन चाहिए, अब उस व्यक्ति को जरूरत तो है, नीड इज देयर, बट दैट पर्सन इज नॉट एबल टू अफोर्ड दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, उसके पास पैसा ही नहीं है, तो फिर वो उसको नहीं मिलेगी। कोई मतलब नहीं है आपकी नीड है या नहीं है, क्या आपके पास में वो परचेजिंग पावर है या नहीं है, ये मार्केट इकोनॉमी बात करती है। लेकिन ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि आपकी नीड होनी चाहिए, है ना, डजंट मैटर आप अफोर्ड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, हम यहाँ पे, स्टेट यहाँ पे कहता है कि हम यहाँ पे हैं, हम आपको वो चीज़ फ्री में अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, तो इन्होंने किस पे फोकस किया? इन्होंने कहा कि वेलबींग ऑफ ऑल जरूरी है। अभी तक दोनों चीजें सेम चल रही है, जहां पे डिफरेंस आएगा सोशलिज्म कम्युनिज्म वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो ये कह रहे हैं कि रिसोर्सेज का बेस्ट यूज हम कब कर सकते हैं? देखिए रिसोर्स जो होते हैं लिमिटेड हैं, और इकोनॉमिक्स में हम करते क्या है? इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में हमने कल पढ़ा था कि रिसोर्सेज जो हैं उनका ऑप्टिमाइजेशन करना, उनका मैनेजमेंट करना, है ना, फॉर मतलब वेलबींग ऑफ ऑल, दिस इज व्हाट दिस इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है जिससे सभी का बेनिफिट हो सके, सभी का बेनिफिट हो सके। ठीक है, ये कह रहे हैं रिसोर्सेज का अच्छे से अच्छा यूज तभी किया जा सकेगा, ठीक है, जब उनकी जो ऑनरशिप है इंडिविजुअल, मतलब एक व्यक्ति की बजाय उसकी जो ऑनरशिप है एक कम्युनिटी के पास हो, ठीक है ना, या सोसाइटी के पास हो। इसलिए ये कह रहे हैं कि जो भी इकोनॉमिक रोल प्ले किए जाएंगे वो स्टेट के द्वारा किए जाएंगे। इकोनॉमिक रोल प्ले मतलब किस चीज का प्रोडक्शन होगा, कैसे प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन हो गया कमोडिटी का, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ठीक है, ये सारा का सारा काम कौन कर रहा है? यहाँ पे स्टेट कर रहा है, ठीक है, राज्य कर रहा है। व्हाट टू प्रोड्यूस, किस चीज का प्रोडक्शन होगा, लोगों की जरूरत के हिसाब से ये डिसाइड होगा कि लोगों को क्या चाहिए, उस चीज का प्रोडक्शन होगा। जबकि मार्केट इकोनॉमी में क्या था? मार्केट इकोनॉमी में नीड इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट इकोनॉमी में है कि अगर उस चीज की पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड है ना, लोग अगर उसको अफोर्ड कर सकते हैं, वहां से अगर हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं तो फिर वो चीज अवेलेबल होना स्टार्ट होगी।
नीड एक इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर वहां पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्टेट कैसे डिसाइड करेगा क्या चीज हमें प्रोवाइड करानी है, क्या उसकी जरूरत है या नहीं है। हाउ मच टू प्रोड्यूस, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्रोडक्शन यहाँ पे किया जाएगा। हाउ टू सप्लाई, सप्लाई कैसे किया जाएगा, लोगों को जिनको जिस हिसाब से जरूरत है उस हिसाब से उनको प्रोवाइड किया जाएगा, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा इस तरह से पेमेंट नहीं लिया जा रहा है ना। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी वो चीज मिल रही है। मान लीजिए क्वालिटी हेल्थ केयर है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये कह रहे हैं ठीक है आपको अफोर्ड नहीं कर सकते ना, लेकिन आपको जरूरत है तो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दिस इज द ओवरऑल पर्पस हियर। यहां पे आप देखोगे सारा रोल स्टेट ने ले लिया। किस चीज का, ये सारा काम कौन कर रहा था, मार्केट इकोनॉमिक कैपिटलिज्म में कौन कर रहा था, ये सारा काम मार्केट कर रहा था। मार्केट के अंदर जो डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस थे वो डिसाइड कर रहे थे कि क्या चीज का प्रोडक्शन होगा, कितना होगा। मान लीजिए किसी चीज की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, तो लोग देखेंगे कि यार इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, इसका प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहिए, इसका प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, तो वो सारा काम, वो रेगुलेशन वाला जो काम था, मार्केट वहां पे कर रहा था। लेकिन यहां पे तो मार्केट है ही नहीं, क्यों, क्योंकि सारा काम कौन कर रहा है, स्टेट कर रहा है। ठीक है, स्टेट कर रहा है। नो आइडिया ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन यहाँ पे रहेगा ही नहीं, बिकॉज स्टेट इज द सोल एंटिटी जो ये डिसाइड करेगा कि हाँ क्या बनाना है, किसको देना है, कैसे देना है, वो सारा तो मार्केट फोर्सेस तो वहां से चले गए। इसके अलावा ये कहते हैं कि पीपुल टू प्ले इकोनॉमिक रोल अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, उनकी जो एबिलिटी है उस हिसाब से वो इकोनॉमिक रोल प्ले करेंगे, और अपनी जो नीड है, लोगों की जो नीड है उसके हिसाब से उनको दिया जाएगा। यहां पे कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दिए गए इंडिविजुअल्स को, ये भी आपको ध्यान रखना है। लोगों को प्रॉपर्टी राइट नहीं दिए गए, क्यों, क्योंकि अगर इंडिविजुअल्स को प्रॉपर्टी राइट दिए जाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ रहेगा, वो जो रिसोर्सेज है उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी इन दिस इकोनॉमिक सिस्टम। तो अगर इंडिविजुअल्स को प्रॉपर्टी राइट दे दिए जाएंगे तो इसके हिसाब से ये कहते हैं कि ये क्या करेंगे, फिर जो लोग हैं जिनके पास में वेल्थ कंसंट्रेशन हो गया है, दे विल एक्सप्लॉइट द वर्कर्स। जो वर्किंग क्लास है, ये वर्किंग क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए वर्ड यूज किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रोलिटेरिएट, प्रोलिटेरिएट इज बेसिकली द वर्किंग क्लास, द लेबरर्स। और यहाँ पे जो स्मॉल माइनॉरिटी है उसको बुर्जुआ कहा गया है, जो कि एक रिच क्लास है ना, टॉप क्लास है, जहाँ पे मैक्सिमम वेल्थ कंसंट्रेशन है। तो ये कह रहे हैं कि अगर हमने इंडिविजुअल्स को प्रॉपर्टी राइट देना स्टार्ट किया तो इससे क्या होगा, एक्सप्लॉइटेशन होगा, किसका, वर्कर्स का, वर्किंग क्लास का। तो यही तो ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, उनके हाथ में पावर रहे। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल्स को प्रॉपर्टी राइट नहीं देंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दिए जाएंगे। और स्पेशली जो हम सिस्टम देखेंगे, जैसे यहाँ पे यूएसएसआर जो था उस टाइम पे, जो सोवियत संघ था, है ना, यूएसएसआर, उसने ये रिवॉल्यूशन हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन, और ये बॉल्शेविक्स के द्वारा ये ट्राई किया गया, है ना। तो यूएसएसआर ने बेसिकली सोशलिज्म का जो मॉडल है उसको फॉलो किया, और चाइना ने क्या किया, कम्युनिज्म के मॉडल को यहाँ पे फॉलो किया। चाइना ने कम्युनिज्म के मॉडल को फॉलो किया। दोनों मॉडल क्या हैं, दोनों मॉडल आपके स्टेट इकोनॉमी के मॉडल है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी है, स्टेट यहाँ पे डिसाइड करेगा, क्लियर, वो प्लानिंग वो रहेगी। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है ना, डिफरेंस अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। सो दिस इज द थिंग, देखिए इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो, टू बी वेरी स्पेसिफिक, कि सोशलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं आपके जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको अलाउ कर रहा है। मतलब सोशलिज्म के अंदर आपके जो मार्केट प्लेयर्स हैं वो भी को एग्जिस्ट कर सकते हैं, इतना स्ट्रिक्ट वो नहीं है। बट इन केस ऑफ कम्युनिज्म वो को एग्जिस्टेंस हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो कम्युनिज्म क्या है, एक तरह का प्योरेस्ट फॉर्म है नॉन मार्केट इकोनॉमी का, नॉन मार्केट इकोनॉमी का प्योरेस्ट फॉर्म है। ऐसा होता है ना, जैसे किसी ने रूल्स बना दिए, है ना, किसी ने रूल बना दिया, अब दो लोग हैं, दोनों ही उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक जगह पे आपको क्या फ्लेक्सिबिलिटी दे दी, अच्छा ऐसा नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं है, इस तरह से भी चल जाएगा। दूसरी जगह पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, कोई मतलब वो नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, बस आपको ये फॉलो करना है तो फॉलो ही करना है। सो बेसिकली द कम्युनिज्म, ओके, जो कि चाइना ने यहाँ पे फॉलो किया, कम्युनिज्म जो है वो क्या है, एक तरह का प्योरेस्ट फॉर्म है, इस नॉन मार्केट इकोनॉमी का प्योरेस्ट फॉर्म है कम्युनिज्म। जबकि जो सोशलिज्म है वहां पे कुछ केसेस के अंदर हमें देखने को मिलता है कि मार्केट फोर्सेस भी एग्जिस्ट वहां पे कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे मेजर डिफरेंस तो यही हो जाएगा, इतना आपको ये ध्यान रखना है। बाकी दोनों क्या हैं, दोनों ही नॉन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के ये मॉडल्स हैं, स्टेट इकोनॉमिक सिस्टम को ये फॉलो कर रहे हैं।
तो ये बेसिक चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और फिर बाकी अगर हम डिटेल में जाएंगे तो इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट आ जाएंगे, है ना, वो इस इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, फिलोसफिकल बेसिस पे और ये सब चीज़ें। तो अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि सोशलिज्म जो है वहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है, मार्केट फोर्सेज कैन को एग्जिस्ट, बट इन द केस ऑफ द कम्युनिज्म, है ना, वो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म है नॉन मार्केट इकोनॉमी का। क्लियर। अब इन्होंने ये फॉलो तो कर लिया, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, वेलबींग ऑफ ऑल और इक्वालिटी। ये जो इनइक्वालिटी बढ़ रही थी इसको कम करना, क्या इनका ऑब्जेक्टिव था? इनका ऑब्जेक्टिव था कि जो इनइक्वालिटी आपकी इंक्रीज हो रही थी इसको हम कम करेंगे। दिस वाज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव कि इनइक्वालिटी को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसी इनइक्वालिटी को कम करने का इन्होंने डिसाइड किया था। लेकिन यहाँ पे कुछ समस्याएं आना स्टार्ट होती है, ठीक है, समस्याएं आना स्टार्ट होती है। क्या समस्याएं आना स्टार्ट होती है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है वेल्थ क्रिएशन आपके लिए जरूरी है ना, पैसा जो है वो बनना जरूरी है। अगर वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा तो फिर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहां से आएगा? तो ये सबसे मेजर फैक्टर था। और यहां पे हमने देखा कि ये जो सिस्टम थे नॉन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, इनमें सबसे बड़ा समस्या क्या आई कि किस तरीके से ये वेल्थ और कैपिटल को क्रिएट करेंगे, इस पे क्लैरिटी ये नहीं आ पाई, क्योंकि हर चीज तो आपने अपने कंट्रोल में ले रखी है। अब स्टेट का सारा अपने कंट्रोल के अंदर है, लोगों को कोई इंसेंटिव है नहीं, क्योंकि कैपिटलिज्म में क्या था, इनविजिबल हैंड था, जहां पे सेल्फ इंटरेस्ट एक मोटिवेटिंग फैक्टर था कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो तो आपको इंसेंटिव मिल रहा है, ठीक है ना, आपको उसके बेनिफिट मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, आप कुछ एक्स्ट्रा करो नहीं करो आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग मिलेगा। हर किसी को अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूट करना है और उसको मिलेगा क्या, अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो यहाँ पे लोगों के अंदर जो इनोवेशन, यहाँ पे क्या सफर करता है, इनोवेशन सफर करता है, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, ये सब चीजें। तो हमने देखा कि यहाँ पे ये इनोवेशन एब्सेंस है, ठीक है, क्योंकि जो एनिमल स्पिरिट है लोगों की, जिसको हमने इनविजिबल हैंड भी यहाँ पे मेंशन इन्होंने किया है, सो देयर वाज नो मोटिवेशन टू वर्क हार्ड। क्यों हम ज्यादा काम करें जब हम कम काम में भी उतना ही मिल रहा है? ज्यादा काम करेंगे तो भी उतना ही मिलेगा, तो लोग कहेंगे भैया हमें ज्यादा काम क्यों करना है जब कम काम में ही हमारा काम चल रहा है। सो व्हाई शुड वी वर्क मोर? ये उसी तरह से है, अगर आपको कहा जाए कि आप ये 4 किताबें पढ़ लो, है ना, आपको ये 4 किताबें पढ़ना है, आपका IAS में सिलेक्शन हो जाएगा। और आप ये 4 किताबें पढ़ो या आप ये 40 किताबें पढ़ो, कोई फर्क नहीं है। तो आप क्या बोलोगे कि मुझे तो ये 4 ही किताबें पढ़नी है, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हियर। LPG मॉडल पे भी हम आएंगे, LPG मॉडल पे भी हम आएंगे। और तो ये इस तरीके से रहा। और कैपिटल का जो है एक्सेस यहाँ पे कम होने लग गया, तो इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल नहीं मिल रही है, तो अगेन ग्रोथ प्रभावित होगी, ठीक है। फिर हमने देखा कि आपका इनोवेशन यहाँ पे कम हो रहा है। और फिर देखा गया ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये यहाँ पे इंश्योर नहीं हो पाया, क्योंकि देखिए रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज कब हो रहा है, जब कंपटीशन वहाँ पे है ना। कंपटीशन तो आपने हटा दिया, मार्केट तो यहाँ वर्क ही नहीं कर रहा, स्टेट अपने हिसाब से सब कुछ कर रहा है। सो ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज वो चीज हट गई, तो इससे क्या हुआ, रिसोर्स आपके पास पहले ही कम है, फिर आपका रिसोर्स का वेस्टेज हो रहा है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूटिलाइजेशन आप कर ही नहीं पा रहे हो अपने रिसोर्सेज का, ठीक है। इस तरीके से जैसे पढ़ाई के अंदर होता है ना, आप पढ़ तो रहे हो डेली, आप बहुत मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन आपने अच्छी तरीके से उसको पढ़ाई नहीं की, जिसे हम कहते हैं ना स्मार्ट वर्क। तो फिर आपका जो टाइम है, जो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, उसका आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो। करना क्या चाहिए आपको, नोट्स बना लेने चाहिए, ये स्मार्ट वे है स्टडी करने का। क्योंकि होगा क्या, आप कितनी भी अच्छे से आप उसको पढ़ रहे हो, या फिर नोट्स बना लो या रिवीजन कर लो, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो 1 महीने बाद आपको पता भी नहीं चलेगा वो किताब पढ़ी भी थी या नहीं पढ़ी थी। केवल उसमें जो अंडरलाइन हो रखा है उसी से अंदाजा लगाना पड़ेगा कि हाँ यार अंडरलाइन हो रखा है, इसका मतलब पढ़ा तो था मैंने, याद नहीं है, लगता है मेमोरी कम हो गई है ना, भूलने की आदत पड़ गई। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको रिवाइज करनी पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है, नोट्स बनाने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा, रिवीजन ज़्यादा बार कर सको, एफिशिएंट हो सके आपका। तो ये सब समस्याएं यहाँ पे आना स्टार्ट हुई। हम नॉन मार्केट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, सोशलिज्म कम्युनिज्म में ये सारी समस्याएं आना स्टार्ट हुई। फिर सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पे डेमोक्रेटिक वे था नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक नहीं था। तो यहाँ पे क्या होगा, एक जो पार्टी है वही हमेशा रूल करेगी। जैसे अभी चाइना के अंदर है ना, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, PCP, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, अभी इन्हीं को रूल करना है। तो यहाँ पे जो आपके बेसिक जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, इस तरह की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस तरह के जो
आपको फ्रीडम है वो यहाँ पे नहीं मिल रही है। ये भी एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इन सिस्टम के अंदर। आप कहोगे सर इससे क्या फर्क पड़ रहा है ना, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, चाइना तो ग्रो कर रहा है। इससे फर्क पड़ रहा है, अगर आप देखोगे कोरोना वायरस जो फैला है, कोविड-19 का जो पेंडेमिक फैला, अगर चाइना के अंदर फ्री मीडिया होता, मीडिया को यहाँ पे फ्रीली रिपोर्ट करने की आज़ादी होती, जैसे इंडिया में है, कहीं पे भी गए कुछ भी इन्वेस्टिगेशन किया क्या हो रहा है, कुछ छुपा नहीं सकते, वो चीज़ बाहर आ रही है ना, इंडिया में विदेशों में सब जगह सब कुछ पता चल रहा है। अगर ऐसा होता तो क्या जो कोविड-19 पेंडेमिक है उसको रोका जा सकता था? ये डिबेट का इशू बना, ठीक है, काफ़ी इस पर चर्चा हुई, क्योंकि इतना नुकसान पहुंचाया इस कोरोना वायरस ने, कोविड पेंडेमिक ने, आप सभी को पता है। तो अगर ये चीज़ पहले ही बाहर आ जाती, क्योंकि चाइना को पता था लेकिन चाइना ने इसको छुपा के रखा, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जाने दी, तो चाइना में लोग आ रहे हैं, वहां से जा रहे हैं, वो इन्फेक्शन फैल रहा है और पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड में वो इन्फेक्शन फैल गया। तो इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज हैं। खैर यहाँ पे आपको जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके लिए भी तो दिक्कत है, आप फ्रीली अपनी बात ही नहीं रख सकते हो, आप कुछ कहोगे आपको दबा दिया जाएगा। इवन बड़े बड़े लोग, जैसे अगर हम देखें जैकमा है ना, जैकमा बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे हैं, क्लियर, अली बाबा आप जानते हैं, आंट ग्रुप आप जानते हैं, तो उन्होंने एक छोटा सा क्रिटिसिज्म किया था, बहुत ही एक पब्लिक फंक्शन चल रहा था जहाँ पे बैंकिंग सिस्टम, आई थिंक चाइना के बैंकिंग सिस्टम को कुछ उन्होंने क्रिटिसाइज किया, उसके बाद वो 6-7 महीने तक गायब रहे। इंटरनेशनल पब्लिकेशन में ये आर्टिकल आने लग गए कि जैकमा गायब हो गए, किडनैप हो गए, मार दिए गए, पता नहीं क्या हुआ, ठीक है, और उसके बाद उनका जो आईपीओ आने वाला था वो सब कुछ फिनिश इस तरीके से। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं, है ना, जो लिबर्टी है, जो बेसिक फंडामेंटल फ्रीडम है आपके एक्सप्रेशन की, ठीक है, अपने रिलीजन को फॉलो करने की, ये सब चीज़ें भी बहुत फंडामेंटल है, क्योंकि इनके बिना आपकी लाइफ का जो एग्जिस्टेंस है, ठीक है ना, या जो डिग्निटी है हमारी लाइफ की, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती है। चलिए, कहने का मतलब है यहाँ पे आपके नॉन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम रहे, ये भी एक इसका नेगेटिव पॉइंट रहा। इसके अलावा यहाँ पे देखा गया कि इनका जो ऑब्जेक्टिव था, इस पूरे नॉन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म का जो ऑब्जेक्टिव था वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना। किसके एक्सप्लॉयटेशन से? कैपिटलिज्म के अंदर जो एलीट क्लास है, जिसे बुर्जुआ इन्होंने कहा, फाइन, जो टॉप क्लास है, जिनके पास में कंसंट्रेशन है, मैक्सिमम वेल्थ है, उनके एक्सप्लॉयटेशन से लोगों को बचाना, ये इनका ऑब्जेक्टिव था। बट हुआ क्या यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन किसने स्टार्ट कर दिया? लोगों का एक्सप्लॉयटेशन स्टेट के द्वारा होने लग गया। यहाँ पे स्टेट जो है एक्सप्लॉयटर बन गया। अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि यहाँ पे स्टेट जो है वही यहाँ पे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करने लग गया डिफरेंट काइंड ऑफ वेज के अंदर। तो इसे स्टेट कैपिटलिज्म भी कहा क्रिटिक्स ने इसकी, जो जिन्होंने निंदा करी उन्होंने इसको स्टेट ये भी मेंशन किया, स्टेट कैपिटलिज्म मेंशन किया, ठीक है। अब हमें पता चला कि ये जो सोशलिज्म कैपिटलिज्म के सिस्टम हैं, सोशलिज्म और कम्युनिज्म के सिस्टम हैं, इनके अंदर काफ़ी सारी समस्याएं आना स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे यही चीज़ ये जो फॉलो कर रहे थे रशिया और चाइना जो ये सिस्टम फॉलो कर रहे थे, इनको पता चलने लग गया कि हाँ यहाँ पे समस्याएं हैं, और 70s के अंदर ये समस्याएं देखना स्टार्ट कर देते हैं। इवन 60s के बाद से ही, 70s के बाद से स्टार्ट कर देते हैं, और फिर इनको क्या करना पड़ता है, 80s आते आते, 1980s आते आते इनको अपनी पॉलिसी को चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे पास कैपिटल की कमी आ रही है, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो इन्होंने पॉलिसी को चेंज किया। चेंज करके क्या करेंगे? दो ही तरीके हैं, या तो स्टेट है, दूसरा मार्केट है। तो अब इन्होंने क्या किया, मार्केट फोर्सेज जो हैं इनके रोल को बढ़ा दिया। अभी क्या है, मार्केट फोर्सेज वगैरह खत्म है, क्या है, एब्सेंस ऑफ मार्केट है, देयर इज नो कंपटीशन। तो यहां पे सबसे पहले जो यूएसएसआर है, सोवियत संघ जो था, उसने कुछ पॉलिसीज यहां पे अनाउंस की, और वैसे ये जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तब भी इसका जिक्र होगा। प्रेस्ट्रॉइका है ना, प्रेस्ट्रॉइका मतलब रीस्ट्रक्चरिंग, एंड ग्लासनोस्ट मतलब ओपननेस, अपनी इकोनॉमी को यहाँ पे ओपन करना स्टार्ट किया, ठीक है ना, दूसरी जो इकोनॉमीज है उनसे इंटरेक्शन करना स्टार्ट किया, क्लियर, रीस्ट्रक्चरिंग करना स्टार्ट किया। तो एक तरह से आप समझिए लिबरलाइजेशन इन्होंने स्टार्ट किया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इन्होंने मार्केट फोर्सेज हैं, ठीक है, इनका रोल भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया कि हाँ मार्केट जो है इसका भी कुछ लेजिटिमेट रोल है, इसके रोल को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये जो रिफॉर्म लाए गए यूएसएसआर के द्वारा, इन पॉलिसी के फॉर्म में लाए गए, जिसको कहते हैं प्रेस्ट्रॉइका और ग्लासनोस्ट, ये ध्यान रखना, वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ोगे तब भी इसका जिक्र आएगा। इसका मतलब है इन्होंने जो मार्केट इकोनॉमी है उसके प्रिंसिपल्स को भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। अब आपने क्या किया, स्टेट का रोल तो था ही, आपने मार्केट इकोनॉमी के प्रिंसिपल भी ले लिए, मतलब कॉम्बिनेशन इज देयर,
दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, मतलब मिक्सिंग हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो यहां से मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ ये मूव करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ मूव करते हैं। अब यही तो मिक्स्ड इकोनॉमी किसने सजेस्ट की थी, जो किन्स हैं उन्होंने सजेस्ट की थी, जॉन मेयार्ड किन्स, इन्होंने सजेस्ट किया था। कब किया था, ग्रेट डिप्रेशन के बाद में, जो 1929 का ग्रेट डिप्रेशन था, जिसके अंदर कैपिटलिज्म या फ्री मार्केट इकोनॉमिक जो मॉडल था वो फेल हो गया था। वहां पे क्वेश्चन उठे कि मार्केट यहां पे सफिशिएंट नहीं है रोल प्ले करने के लिए, तो इन्होंने यहां पे, वैसे तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम 30 से ही एग्जिस्ट कर रहा था, फाइन, लेकिन यहाँ पे फ्रांस ने सबसे पहले जो है इसको अडॉप्ट किया 45 के अंदर, जब इन्होंने नेशनल प्लानिंग अडॉप्ट किया। नेशनल प्लानिंग अडॉप्ट करने का मतलब है स्टेट का एक कंट्रोल है ना, स्टेट का रोल किसके अंदर, इकोनॉमी के अंदर स्टेट का डिफाइनिंग रोल इन्होंने एक्सेप्ट किया, तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम हो गया। मिक्स का क्या मतलब है, मार्केट भी रहेगा स्टेट भी रहेगा, दोनों काम करेंगे। जहां पे मार्केट फंक्शन कर रहा है ठीक है, जहां पे मार्केट फंक्शन नहीं कर रहा वहां पे स्टेट काम करेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से यूएसएसआर ने ये मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल की तरफ मूव कर गया, और चाइना ने क्या किया, मिड 80s भी नहीं, आप 70s ही कह लीजिए, 70s से ही 76 78 के आसपास इन्होंने अपना ये चेंज कर दिया था। और उसके बाद से चाइना की इकोनॉमी ने जो ग्रोथ दिखाई वो वाकई में मतलब एक बिल्कुल सबके लिए एक वो है, सरप्राइजिंग फैक्टर है, क्योंकि कहाँ पे तो चाइना इंडिया से भी पीछे चल रहा था या इंडिया के बराबर, ये आप मान लीजिए, और फिर एकदम से ये ग्रो करना स्टार्ट करता है लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। और आज वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यूएसए को चैलेंज कर रहा है। तो ये हम एंड ऑफ द लेक्चर में देखेंगे कि क्या रीजन रहा, चाइना ने क्या ऐसे चेंजेस किए जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो करती है, जबकि चाइना ने तो एक नॉन मार्केट जो इकोनॉमिक सिस्टम है इसको फॉलो किया था, है ना। चाइना ने नॉन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, कम्युनिज्म को फॉलो किया था, कम्युनिज्म को फॉलो किया जहां पे कोई स्कोप नहीं है मार्केट का, लेकिन फिर भी यहां पे इन्होंने क्या किया, मार्केट इकोनॉमी के फोर्सेस को अलाउ किया, मार्केट के रोल को अलाउ किया, और कितना अलाउ कर रहे हैं ये भी देखने वाली बात रहेगी, ठीक है। तो ये दो इकोनॉमिक सिस्टम हमने देखे, मार्केट नॉन मार्केट। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में वापस बता देता हूं, इसी के वेरिएंट है कैपिटलिज्म या फ्री मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है। नॉन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम जहां पे स्टेट का जो रोल है, सरकार का जो रोल है वो इंपॉर्टेंट है, इसी के वेरिएंट्स हैं सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ठीक है। अब हम आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा डिस्कशन से कि हाँ, मिक्स्ड का मतलब है कि यहाँ पे स्टेट जो है, सरकार का भी रोल है और मार्केट फोर्सेस का भी रोल है। मार्केट फोर्सेस का क्या मतलब है, डिमांड एंड सप्लाई के जो फोर्सेस हैं उनका रोल है, गवर्नमेंट का अपनी जगह पे रोल है। अब इस चीज को समझने का प्रयास करना, आज के टाइम पे जो भी हमारे आसपास चीजें हो रही हैं, ठीक है ना, उन सब चीजों को ध्यान रखना है। यहाँ पे हम केवल किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, ठीक है, जिस तरह से चीजें वर्क करती हैं अभी एट प्रेजेंट। तो अगर अभी हम देखें किस तरह से चीजें चल रही हैं, इफ वी सी ऑल दीज थिंग्स, इंडिया का हम एग्जांपल लेते हैं, इंडिया का हम एग्जांपल लेते हैं। कोविड-19 पेंडेमिक रहा, कोविड-19 पेंडेमिक का ही ले लेते हैं क्योंकि रिसेंट, सबसे रिसेंट एग्जांपल यही है, वैसे तो बहुत सारे रहेंगे लेकिन सबसे रिसेंट ये है, आप रिलेट इससे कर पाएंगे, है ना, इससे रिलेट कर पाएंगे। तो जनरली क्या है, मार्केट एफिशिएंटली वर्क करता है, मार्केट सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, दिस इज फाइन। तो मार्केट अपनी जगह पे वर्क कर रहा है, इंडिया में आप देखोगे मार्केट फोर्सेस अपने वर्क कर रहे हैं, है ना, डिमांड सप्लाई के फोर्सेस वर्क करते हैं, किसी चीज की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है तो प्राइसेस बढ़ जाती हैं, इस तरह से ये सारा अपना चल रहा है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम देखते हैं जहां पे मार्केट एफिशिएंटली फंक्शन नहीं कर रहा है, जहां पे मार्केट फंक्शन नहीं कर पा रहा है, या जहां पे मार्केट फेल हो जाता है परफॉर्म करने के लिए, वहां पे कौन आता है, वहां पे स्टेट रोल प्ले करता है। स्टेट मतलब जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे अपना रोल प्ले कर रही है। अब इसको समझने के लिए कोरोना वायरस का ये जो पूरा रहा काल, कोरोना काल, इसको एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 रहा, फाइनेंशियल ईयर, आई होप आप सभी समझते होंगे। जिन बच्चों को नहीं पता, ये 2 क्यों लिखा है, ये 2 साल नहीं है, 20 और 21। फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, तो ये 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ और एंड होगा 31 मार्च 2021 को। तो ये जो है ये पूरा 1 साल हो गया, 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर, जो स्टार्ट होगा अप्रैल से और एंड होगा अगले साल मार्च में, ठीक है। तो ये 20-21 का मतलब आप समझ जाएंगे जिन बच्चों को नहीं पता है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे नए हैं, और मैंने कहा था कि आपका बिल्कुल फंडामेंटल ये कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स है। अगर आपका इकोनॉमी में कोई भी बेसिक नहीं है
तो आप इस कोर्स को स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि पहले एनसीईआरटी पढ़ोगे फिर आएगा, ऐसी इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें यहाँ समझ आएंगी। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर था, आपको याद होगा कि मार्च के एंड में लॉकडाउन लग गया था, है ना, और उसके बाद 3 महीने तक, बिल्कुल 4 महीने तक बिल्कुल बहुत इंटेंसिव लॉकडाउन रहा था, फिर धीरे धीरे ओपन किया गवर्नमेंट ने। तो जब सब कुछ चीज़ें बंद हैं, सारी चीज़ें आपने बंद कर रखी है, सब लोग घरों में बैठे हैं, तो फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन किस चीज़ का होगा? ठीक है, सारी एक्टिविटीज़ तो बंद है, सारी एक्टिविटीज़ बंद हैं, तो जो आउटपुट है, जो इकोनॉमी का टोटल आउटपुट है, जो टोटल आउटपुट है, प्रोडक्शन जो है वो कम होगा डेफिनेटली। और ये जो टोटल आउटपुट होता है, इसकी जो मार्केट वैल्यू होती है ना, इसी को तो हम जीडीपी कहते हैं। तो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में आ गई थी, मतलब इंडिया जो है रिसेशन में चला गया था। इंडिया रिसेशन में चला गया था और काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा था, बहुत सारे लोगों को खाने के लिए दिक्कत आ रही थी, ठीक है ना, लोगों को रहने की दिक्कत आ रही थी, खाने की दिक्कत आ रही थी, रोजगार लोगों के पास में नहीं थे, ये स्थिति यहां पे बन गई थी। फैक्ट्रियां बंद हो रही थी, लाखों जो फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। तो इस केस के अंदर ये जो सिचुएशन बन रही है, क्या यहाँ पे मार्केट अपने आप पूरा फंक्शन कर रहा है? क्या मार्केट यहाँ पे अकेला पूरा संभाल सकता है? ठीक है, यस और नो, क्या मार्केट यहाँ पे संभाल लेगा इसको? ये उस तरह से समझिए कि लास्ट ओवर है, और लास्ट ओवर के अंदर मान लीजिए कोई 2 बॉलर्स हैं 10वें 11वें नंबर पे जो उतरते हैं, और उनको कुछ रन बनाने हैं, 20 रन ऐसा कुछ बनाने हैं, तो एक्सेप्शनल, एक एक्सेप्शन के रूप में छोड़ दीजिए, चांसेस बहुत कम है कि वो रन बन पाएंगे। लेकिन अगर कोई फिनिशर होगा, है ना, फिनिशर की अगर हम बात करें, जैसे अभी आपकी आईपीएल हुई थी T20, दिनेश कार्तिक का नाम बहुत हाईलाइट हुआ, तो अगर दिनेश कार्तिक वहां पे बैटिंग कर रहे हैं तो बन सकते हैं 20 रन। और मुझे याद आ रहा है, एक वो आपकी कौन सी ट्रॉफी थी, श्रीलंका का मैच था, जहां पे दिनेश कार्तिक ने मतलब कमाल कर दिया था, वो बिल्कुल मैच इंडिया के हाथ से निकल गया था, और आई थिंक फाइनल भी था, निधास ट्रॉफी था जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो अगर फिनिशर वहां पे है, ठीक है ना, तो वो चीज संभल जाएगी। तो इसी तरह से अब ये जो स्थिति है, ये मार्केट के हाथ से निकल चुकी है। क्यों निकल चुकी है? क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे वर्क करेगा तो कैसे करेगा? प्राइवेट जो कंपनीज हैं, प्राइवेट जो फर्म्स हैं, वो बंद होने के कगार पे हैं, उनके पास पैसा है नहीं, कैपिटल मतलब पैसा ही नहीं है, तो वो कैसे रन करेंगे? या तो बंद हो जाएंगे। अब पैसे की कमी है तो एक्सपेंड भी नहीं कर सकते। अब कंपनियां एक्सपेंड कर नहीं रही हैं, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं वो बंद हो रही हैं, तो एम्प्लॉयमेंट तो कम होगा ना, रोजगार कैसे क्रिएट होंगे? तो मार्केट यहां पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा है इस सिचुएशन में। मार्केट हैज फेल्ड टू परफॉर्म इन दिस सिचुएशन। नाउ कम्स द रोल ऑफ द स्टेट, जो फिनिशर है, ठीक है ना, जैसे ये एग्जांपल हमने लिया, ये जो फिनिशर है, यहां पे रोल आ जाता है स्टेट का रोल, यहां पे आ जाता है, ठीक है ना, स्टेट का रोल यहां पे आ जाता है। अच्छा, एशिया कप था, ओके। तो अब स्टेट क्या करेगा? स्टेट यहां पे कहेगा कि ठीक है, यहां पे हम अपना रोल प्ले करते हैं, लोगों को अगर खाने में दिक्कत आ रही है तो फ्री जो है फूड अवेलेबल कराया गया। किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अन्न योजना ये थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके अंदर लोगों को जो पहले मिल रहा था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, जो सब्सिडाइज फूड ग्रेन मिल रहा है 5 किलो वाला, वो तो मिलेगा ही, उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको फ्री अवेलेबल कराया गया। खाने की मतलब बेसिक नेसेसिटी के रिगार्डिंग हुआ, लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे भी ट्रांसफर किए गए जहां पे उनको लगा जरूरत है, ठीक है ना। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया? बहुत कम ब्याज दरों पे, है ना, पैसा अवेलेबल कराना स्टार्ट किया, कंपनियों को पैसा अवेलेबल कराना स्टार्ट किया, ताकि इनको कैपिटल का एक्सेस मिल सके। किस चीज का एक्सेस मिल सके? कैपिटल का एक्सेस मिल सके। कैपिटल के एक्सेस का मतलब है कि अगर कंपनियों के पास में पैसा आना स्टार्ट होगा, कैपिटल एक्सेस मतलब पैसा अगर कंपनी के पास आएगा, फर्म्स के पास में पैसा आएगा, तो वो क्या कर सकते हैं? सरवाइव कर सकते हैं, बंद होने की नौबत नहीं आएगी, वो एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? जो जॉब, एक तो जॉब जाएंगे नहीं, जिन लोगों के जॉब हैं वो जाएंगे नहीं, क्योंकि कंपनियां यहाँ पे सर्वाइव कर रही हैं।
एक्सपेंड करेंगी तो नए जॉब्स भी यहाँ पे क्रिएट होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जॉब्स भी क्रिएट हो रहे हैं और गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन भी हो रहा है, तो इस तरीके से स्टेट यहाँ पे रोल प्ले करेगा, क्योंकि मार्केट फोर्सेस जो हैं दे आर अनेबल टू परफॉर्म इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो जहां पे मार्केट फोर्सेस वर्क नहीं कर पाते हैं वहां पे स्टेट या जो गवर्नमेंट है वो वर्क कर रही है। तो ये एक क्लासिकल एग्जांपल हमें मिल जाता है किस तरह से जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो वर्क करती है। इंडिया के केस में हमने ये देखा है। सो दिस वाज द थिंग, ये है मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर, ये सब चीज आपको हो गया होगा क्लियर। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, प्राइवेट सेक्टर टू प्ले दोज रोल्स वेयर इनविजिबल हैंड द प्रॉफिट मोटिव कैन वर्क प्रॉपरली, जहां पे प्रॉफिट मोटिव वर्क करता है प्रॉपरली। लेकिन वहां पे क्या, जहां पे मार्केट फोर्सेस रोल नहीं प्ले कर पा रहे, मान लीजिए जो गरीब आदमी है, पुअर पीपल है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते क्या मेडिसिन, तो अगर वो बीमार हो गया है, कोई व्यक्ति अगर बीमार हो गया है, कोई व्यक्ति अगर बीमार हो गया है और उसको मेडिसिन की जरूरत है, किसकी जरूरत है, आवश्यकता है, नीड है मेडिसिन की। लेकिन अगर वो मार्केट में जाएगा तो मार्केट में तो यही कहेंगे आपके पास पैसे है तो दीजिए। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कहेगी, ठीक है अगर उसको जरूरत है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम यहाँ पे आपको क्या देंगे, फ्री देंगे, फ्री मेडिसिन देंगे। अभी योजना चल रही है आयुष्मान भारत है, जिसके अंदर आपको वो दिया जा रहा है, कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ना, 5 लाख रुपए तक का ऐसा। तो ये जो जितनी भी स्कीम्स हैं, किसकी, वेलफेयर वाली जो स्कीम्स हैं, वो यहाँ पे स्टेट के रोल को बता रही हैं कि जहाँ पे मार्केट या जहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है या जहाँ पे जो इनविजिबल हैंड है ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे स्टेट परफॉर्म करेगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से ये चलेगा। और रेगुलेशन का काम भी यहाँ पे क्या रहेगा, रेगुलेशन का काम भी यहाँ पे स्टेट या सरकार के पास रहेगा। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में रेगुलेटरी जो वर्क है वो गवर्नमेंट के पास होता है। जैसे आप देखेंगे बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में आरबीआई इज देयर, और कोई सेक्टर है तो गवर्नमेंट यहाँ पे पॉलिसी बनाती है। फाइन, जैसे आपके ड्रोन हो गया, ड्रोन के रिगार्डिंग वहाँ पॉलिसी बनाई जा रही है, या फिर ट्रेड है तो वो सारा कंट्रोल, रेगुलेशन का जो कंट्रोल है, किस पे टैक्स लगाना है, कितना लगाना है क्या नहीं है, ये सारा काम कौन कर रहा है, स्टेट कर रहा है, सरकार कर रही है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा मिक्स्ड इकोनॉमी किस तरीके से वर्क करती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल पॉपुलर होने लग गया, वैसे तो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो चुका था, आपको पता है 1990, ठीक है, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। फिर ये जो वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर जो चला, जो उस टाइम पे सोवियत संघ और यूएसए के बीच में जो लड़ाई थी, आइडियोलॉजी भी वहाँ पे एक मेजर फैक्टर था कि कैपिटलिज्म फॉलो होगा कि सोशलिज्म फॉलो होगा। तो ये सारी चीजें हट गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सभी को पता चला कि वाकई में जो सही चीज है वो तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है ना, जो हर चीज का हमें सॉल्यूशन दे रहा है वो तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। क्योंकि कैपिटलिज्म भी अपने आप में पूरा नहीं है, उसके भी कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। सोशलिज्म या कम्युनिज्म के भी कुछ फायदे कुछ नुकसान है। तो यहाँ पे अगर हमें अच्छे उसके लिए जाना है, वी नीड टू कंबाइन द बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ बोथ ऑफ दीज इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड वी नीड टू फॉलो द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो वो चीज यहाँ पे हट गई। और फिर वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था, वर्ल्ड बैंक जो है ये हमेशा से किसका वो रहा है, किसका सपोर्टर रहा है, ये हमेशा से जो फ्री इकोनॉमी है, फ्री इकोनॉमिक जो मॉडल है, मार्केट इकोनॉमी है, इसको ये हमेशा से सपोर्ट करता रहा है मार्केट इकोनॉमी के रिगार्डिंग। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने भी एक्सेप्ट किया क्या, कि जो स्टेट इंटरवेंशन है ये जरूरी है। और इस पे आपके इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों को, और ये एक थीम है अब कोरोना के बाद से, कि कोविड के बाद से वापस से, इस पे हम आएंगे वैसे आगे जब हम वाशिंगटन कंसेंसस पे पहुंचेंगे तब भी हम इसका जिक्र करेंगे कि अब कोरोना के बाद से वापस से जो स्टेट है इसका रोल बढ़ रहा है, वापस से स्टेट का रोल बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, जैसे मिक्सचर होता है ना, इसको इस तरीके से समझिए कि आपने कोई एक वाटर था, एक पानी का ग्लास है ना, उसके अंदर आपने एक ग्लास है, ये एक ग्लास है और ये दूसरा ग्लास है, ठीक है, दोनों सेम वाटर ग्लास हैं। और इसके अंदर आपने क्या किया, यहाँ पे सेम क्वांटिटी वाटर आपने ले रखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आधा चम्मच आपने नमक डाला, साल्ट डाला आधा चम्मच, यहाँ पे आपने 1 चम्मच साल्ट डाला, तो दोनों के अंदर ही ये साल्ट सॉल्यूशन है ना, ये थोड़ा ज़्यादा खा रहा है, ये थोड़ा कम है, लेकिन है तो एक मिक्सचर ही ना, पानी और नमक का मिक्सचर है, दोनों ही केस के अंदर मिक्सचर है। तो इसी तरह से जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं इनमें भी बहुत वैरायटी होती है। वैरायटी कैसे होगी,
यहाँ पे जैसे पानी और नमक का हमने एग्जाम्पल दिया, वैसे यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होगा, मार्केट फोर्सेस को कितना रोल दिया जा रहा है और स्टेट का कितना रोल है। मार्केट, एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम होगा जिसमें मार्केट का 90-80% रोल है, 20% स्टेट का रोल है। एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम होगा जिसमें मार्केट का 20 रोल है, स्टेट का 80% रोल है। समझ रहे हैं आप? तो ये वेरिएशन हमें अलग अलग देखने को मिलेगा, ठीक है, वेरिएशन हमें अलग अलग जगह पे देखने को मिलेगा। इसलिए ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम कहीं एक जगह ऐसा स्टेबलाइज वो नहीं रहेगा कि हाँ ये बन गया तो यही है। जैसी आपकी जरूरत है, जिस देश में जैसी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उस हिसाब से ये अपना चेंज होता रहता है। उस हिसाब से गवर्नमेंट का रोल बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा, ठीक है, ये सब चलेगा। और जो एक टर्म आप सुनते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये टर्म आप सुनते होंगे, रिफॉर्म कर रहे हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, ये सब चीजें। तो इस रिफॉर्म का क्या मतलब होता है? रिफॉर्म का मतलब यही है कि ये जो बैलेंस है किसके अंदर, मार्केट फोर्सेस के रोल में, मार्केट के रोल में और स्टेट के रोल में, ये जो बैलेंस है इस बैलेंस को क्रिएट करके रखना, इस बैलेंस को बना के रखना, यही इकोनॉमिक रिफॉर्म है। अगर कहीं पे लग रहा है कि स्टेट का रोल बहुत ज्यादा है, अभी भी मार्केट जो है इतना ओपन नहीं किया है अपने मार्केट को जो रोल मिलना चाहिए वो नहीं दिया गया है, तो फिर आप क्या करोगे इकोनॉमिक रिफॉर्म में? इकोनॉमिक रिफॉर्म में आप क्या करेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंदर फिर आप क्या करेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म में अगर आपको लग रहा है स्टेट का रोल बहुत ज्यादा है, मार्केट का कम है, तो आप स्टेट का रोल बढ़ा देंगे। अगर आपको लग रहा है मार्केट का रोल बहुत ज्यादा है ना, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, उनको कुछ सपोर्ट की जरूरत है, कुछ वेलफेयर स्कीम्स की जरूरत है, सरकार यहाँ पे मदद करे, ठीक है ना, उनकी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने में, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टेट का रोल बढ़ा दोगे। और अगर आपको लगता है स्टेट का रोल बहुत ज्यादा एक्सेसिव है, ठीक है ना, हर जगह पे स्टेट है, जहां पे नहीं होना चाहिए वहां पे भी स्टेट वर्क कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर बहुत एफिशिएंटली वर्क कर सकता है। जैसे एक इंडिया के केस में बहुत क्लासिकल एग्जांपल हम लेते हैं सिविल एविएशन का आपने देखा होगा, सिविल एविएशन में प्राइवेट कंपनीज अच्छे से वर्क कर रही हैं, सब कुछ एफिशिएंटली चल रहा है, मार्केट फोर्सेज के हिसाब से अपना सब कुछ हो रहा है, तो फिर गवर्नमेंट की वहां पे प्रेजेंस की क्या जरूरत है? तो गवर्नमेंट अभी वहां से हट गई, एयर इंडिया को बेच दिया, फाइनली हजारों करोड़ का नुकसान वहां चल रहा था, घाटे में चल रहा था। तो इस तरीके से ये क्या होगा, ऊपर नीचे चलेगा, और इसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक मार्केट इकोनॉमी का हमेशा से पक्षधर रहा है ना, फेवर करता रहा है मार्केट के रोल को, लेकिन इन्होंने भी, वर्ल्ड बैंक ने भी स्टेट के रोल को, सरकार के रोल को एक्सेप्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज होना स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे ये डिबेट जो था कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म वाला, ये हट जाता है और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम पे सेटल हो जाते हैं कि ठीक है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम पे हम चलते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग कंसिडरेशन स्टार्ट होते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में भी क्या हमें फॉलो करना है, जो हमने बात की ना, स्टेट का रोल कितना, मार्केट का रोल कितना, तो ये सब चीजें डिसाइड हुई और वाशिंगटन कंसेंसस के नाम से एक हम जानते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, जो भी ये मेजर इंस्टीट्यूशन है, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, IMF वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं, क्योंकि ये जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएस में, उस टाइम पे इनका फॉर्मेशन हुआ, वो भी हम पढ़ेंगे आगे आने वाले टाइम में। अभी के लिए याद रखिए कि इनको ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस या ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहा जाता है। तो ये वाशिंगटन कंसेंसस जो हुई, इसमें इन्होंने क्या किया, कुछ रिफॉर्म, पॉलिसी रिफॉर्म सजेस्ट किए, जैसे कि अच्छा टैक्सेशन कैसे लगाना है, ठीक है, अपनी इकोनॉमी को ओपन करना है या नहीं करना है, क्लियर, ये सारी चीजें, प्राइवेटाइजेशन करना है या नहीं करना है, मार्केट के रूप। तो इन्होंने जो ये रिफॉर्म यहाँ पे सजेस्ट किए वर्ल्ड बैंक IMF के द्वारा, इसमें इन्होंने क्या किया, कहीं ना कहीं जो मार्केट है इसके रोल को ज्यादा फोकस किया, कि मार्केट के ऊपर इन्होंने ज्यादा एम्फसाइज किया, और ये मार्केट पे एम्फसाइज करके ये रिफॉर्म पॉलिसी बताई, जिसको वाशिंगटन कंसेंसस के नाम से जानते हैं, और इसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के नाम से भी आगे जाना गया। ये जो LPG रिफॉर्म है, आपने नाम सुना होगा, LPG रिफॉर्म्स, सभी बच्चों ने सुन रखा होगा। LPG रिफॉर्म इंडिया में भी हुए थे, 1991 के LPG रिफॉर्म। क्या हुआ था 1990 के अंदर, देखिए इंडिया की स्थिति ऐसी हो गई थी, लेट 80s तक आते आते इंडिया पे कर्जा बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट भी ज़्यादा था, और वेलफेयर ऑब्जेक्टिव पे इंडिया को खर्चा करना पड़ रहा था। और फाइनली हमने देखा कि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व हैं, फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा रिजर्व है, ठीक है, जिसकी कल भी हमने चर्चा की थी, पाकिस्तान, कल नहीं, वो तो DNA वाला सेशन था जिसमें हम फ्रीबीज को डिस्कस कर रहे थे। इसका मतलब ये है, फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व होता है, फॉरेक्स रिजर्व जो होता है, उसके अंदर आपकी फॉरेन करेंसीज होती हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ बाहर से खरीदनी है, विदेशों से कुछ खरीदना है, इंपोर्ट करना है,
जैसे इंडिया को क्रूड ऑयल खरीदना है, तो जो ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्टेबल करेंसी है वही चलेगी। जरूरी नहीं है आपको रुपए के अंदर वहां पे हर जगह पे मिल जाएगा। तो आपके पास फॉरेन करेंसीज होनी चाहिए जो ग्लोबल ट्रेड के अंदर चल रही हैं, प्रचलित हैं, जैसे डॉलर है, यूरो है, ये सब आपके पास होना चाहिए। तो ये जो हमारे फॉरेक्स में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो होती हैं, ठीक है, जितने अमाउंट में होती है उसको हम कहते हैं इंपोर्ट कवर। क्या हम कहते हैं? इंपोर्ट कवर। ये पूछा हुआ है प्रीलिम्स में क्वेश्चन, इंपोर्ट कवर। ये उसी तरह से मान लीजिए आपके पर्स के अंदर, आपके वॉलेट के अंदर 5,000 रुपए हैं या हम बात करें 10,000 रुपए हैं, आपका बैंक बैलेंस जो है, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, इसको लिटरली मत ले लेना। लेट अस अज्यूम 50,000 रुपए है, ठीक है ना, या आपके घर पे हैं इस तरीके से, तो आप उससे कितने दिन खर्चा चला सकते हैं? ठीक है, आप कहोगे कि 2 महीना एक्सक्यूज मी, 3 महीना, 4 महीना, 1 महीना, जो भी है। तो जितने टाइम तक आपका वो खर्चा चल रहा है वो आपका क्या हो गया? वो एक तरह का कवर हो गया। तो इस तरह से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें जो पैसा है उससे हम कितने महीने तक इंपोर्ट को कवर कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंपोर्ट कवर। तो हमारा जो फॉरेक्स था उसमें पैसा बहुत कम हो गया था, केवल 2 से 3 हफ्तों, केवल 2 से 3 हफ्ते का इंपोर्ट कवर हमारे पास बचा था, ठीक है, ये स्थिति थी। और अगर हमारे पास यहाँ पे फॉरेक्स के अंदर पैसा नहीं होता तो फिर हम कैसे तेल इंपोर्ट करते? लोगों को किल्लत हो जाती, पेट्रोल डीजल मिलना मुश्किल हो जाता, खाने के जो तेल हैं वो मिलना मुश्किल हो जाते। जैसी सिचुएशन आज के टाइम पे श्रीलंका में है, जैसी सिचुएशन आज के टाइम पे पाकिस्तान में है, तो उस तरफ हम मूव कर रहे थे। फिर यहाँ पे इंडिया को लगा कि अब तो मतलब बहुत बुरी स्थिति हो सकती है, तो इंडिया यहाँ पे गया किसके पास? IMF के पास। ये जो लिखा है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यहाँ पे गया। तो ये जो स्थिति बनी, हमारा जो फॉरेक्स में पैसा नहीं है, इसे हम कहते हैं BOP क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस, जहाँ पे आपके पास में सफिशिएंट अमाउंट में पैसा नहीं है, ट्रेड डेफिसिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो BOP क्राइसिस की स्थिति बनी, हम IMF के पास गए, हमने कहा कि हमें पैसा चाहिए, लोन के रूप में पैसा दो। इन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको पैसा देते हैं, लेकिन क्या? लेकिन ये जो रिफॉर्म कंडीशंस हैं ये आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसा अभी पाकिस्तान का क्राइसिस चल रहा है, तो आपने सुना होगा कि IMF और पाकिस्तान के बीच बातचीत चल रही है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमें पैसा दे दो, यही स्थिति है, ठीक है, इससे भी बुरी स्थिति आप मान सकते हैं। और देखो, इसको स्पैम मत करो। एक तो ये जो आपका चैट बॉक्स है इसको स्पैम करने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट मीडियम वही है जो आपको बेस्ट सूट हो जाता है, जिसके अंदर आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो। हिंदी में कर सकते हो तो अच्छा है, इंग्लिश में कर सकते हो तो भी अच्छा है, दोनों अपनी जगह पे अच्छे हैं, ठीक है। कहाँ पे हम थे? हाँ, तो अभी जैसा पाकिस्तान में हो रहा है, तो IMF ने कहा कि ठीक है, हम आपको पैसा तो देंगे लेकिन आपको ये रिफॉर्म करने पड़ेंगे। जैसे जैसे आपने पेट्रोल डीजल पे सब्सिडी दे रखी है वो हटाओ। तो पाकिस्तान में वो सब्सिडी हटाई और एक ही बार में जो पेट्रोल है उसके दाम 30 से 40 रुपए बढ़ गए पाकिस्तान के अंदर। आई थिंक 190 समथिंग रुपी होना चाहिए वहाँ पे पर लीटर पेट्रोल, अगर आप देखोगे इस तरह से चल रहा है। तो ये क्या करेंगे? ये कुछ रिफॉर्म कंडीशन वहाँ पे आपके ऊपर इम्पोज करेंगे कि नहीं, ये रिफॉर्म आप करिए। तो ये जो रिफॉर्म कंडीशंस थी किस बारे में थी? मार्केट के रोल को एम्फेसाइज कर रही थी, कि जो मार्केट का रोल है उसको ये एम्फेसाइज कर रही थी। कहने का मतलब है कि आप जो है, स्टेट जो है उन एरिया से हट जाए जहां पे प्राइवेट प्लेयर्स वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो रिफॉर्म्स है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की श्रेणी में आए। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट यहां पे अलाउ करे। पहले क्या होता था, जैसे इंडिया के अंदर 1991 के पहले अगर आप देखोगे, इंडिया में लाइसेंस राज था, है ना, हर सेक्टर के अंदर फिक्स है। कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसी में केवल उन्हीं सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स वर्क कर सकते हैं, और दूसरे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें प्राइवेट पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता, प्राइवेट कंपनी खुल ही नहीं सकती है, ठीक है। जैसे अभी भी कुछ समय पहले तक स्पेस का सेक्टर था, उसको भी अब वहाँ पे भी प्राइवेट कंपनीज अलाउ कर रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, ये लाइसेंस राज हटाया, लिबरलाइजेशन स्टार्ट किया, प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ किया, उनको ये राइट दिए गए कि आप अपने हिसाब से, अपनी नीड के अपने हिसाब से जो आपको सही लगता है उतना प्रोडक्शन करो, अपने हिसाब से चीज़ों की प्राइसेस रखो। प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट की जो ऑनरशिप वाली कंपनी थी जहां पे जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट उनका प्राइवेटाइजेशन कर रही है, मतलब अपनी ऑनरशिप वहां से हटा रही है। ग्लोबलाइजेशन मतलब आप इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर पार्टिसिपेट करिए, और जो आपने रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, बैरियर लगा रखे हैं इंटरनेशनल ट्रेड पे। बैरियर क्या होते हैं? बैरियर होंगे इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। जैसे कि ये इंडिया है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंटरेक्शन हो रहा है, अगर यहाँ से किसी देश से कोई प्रोडक्ट आ रहा है, इंडिया इस पर बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा देता है। वो प्रोडक्ट है 100 रुपए का, लेकिन आपने 100 रुपए का और टैक्स लगा दिया, तो उसकी डिमांड इंडिया में ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्या होते हैं? बैरियर्स होते हैं, जिसमें आपने टैक्स लगा दिया। नॉन टैरिफ बैरियर, आपने कोटा फिक्स कर दिया,
इतनी ही क्वांटिटी में आ सकता है। तो ये सब चीज़ें कम की गई और ग्लोबलाइजेशन के लिए कहा गया। तो वाशिंगटन कंसेंसस जो है ये कहीं ना कहीं जो शुरुआती दौर में हमने डिस्कस किया था, फाइन, जो मार्केट फोर्सेस की, जो मार्केट इकोनॉमी की हम बात कर रहे थे, ये कई जगह पे ऐसा एक्सपर्ट ने कहा कि वापस से ऐसा लगा कि मार्केट जो इकोनॉमी है इसका रिवाइवल हो गया है। ठीक है, लेकिन अब आप देखोगे वापस से चर्चा चल रही है, और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें आर्टिकल्स भी कई जगह पे आपको देखने को मिलेंगे कि कोविड-19 के बाद से ये चीज़ वापस से चेंज हो रही है। कोविड-19 में सबको पता चल गया कि रोल ऑफ फिनिशर है ना, फिनिशर वाला जो रोल है, जो सरकार का रोल है, गवर्नमेंट का जो रोल है, वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कोविड-19 के बाद वापस से हम देख रहे हैं कि प्रोटेक्शनिज्म की तरफ ये जा रहे हैं। स्टेट का जो सरकार का रोल है वो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज हो रहा है। क्लियर, ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें, पैराडाइम आपके चेंज होते रहते हैं, और इसीलिए हमने यहाँ पे कहा कि देयर कैन नॉट बी एनी फिक्स्ड मॉडल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का कोई भी फिक्स्ड मॉडल नहीं हो सकता है, चेंज होता रहेगा। क्लियर। तो ये है। अब हम आते हैं चाइना वाले केस के ऊपर, और ये जो चाइना वाला केस है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बीजिंग कंसेंसस हुआ, क्योंकि देखिए ये जो वाशिंगटन कंसेंसस है, यहाँ पे जो पॉलिसी सेट, मतलब जो गाइडलाइंस बनाई गई, उसमें ये डिसाइड हुआ कि जो डेवलपिंग देश हैं, इंडिया जैसे जो देश हैं, उनको ये सेट फॉलो करना चाहिए, उनको ये जो पॉलिसीज हैं वो फॉलो करनी चाहिए। फिर बीजिंग कंसेंसस में क्या हुआ, यहाँ पे जो चाइना का मॉडल था वो सक्सेसफुल रहा। तो चाइना के मॉडल में जो चाइना ने काम किए वो यहाँ पे सजेस्ट किए गए कि नहीं, डेवलपिंग कंट्री को ये करना चाहिए। तो ये वाशिंगटन कंसेंसस के अगेंस्ट के अंदर ये आपका बीजिंग कंसेंसस रहा। और इसके अंदर क्या है, बेसिकली ये चाइना का मॉडल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। और माओ जिडोंग की डेथ के बाद जो डेंग शियोपिंग आए, ओके, डेंग शियोपिंग आए, इन्होंने कुछ चेंजेस यहाँ पे किए। तो 1970s, स्पेशली 78 का जो साल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना की इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर। फाइन, कुछ चेंजेस इन्होंने किए। ये कह रहे हैं कि हम कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, इनोवेशन भी हम करेंगे, और ग्रेजुअल रिफॉर्म करेंगे, धीरे धीरे रिफॉर्म करेंगे। और यही चीज़, ये चीज़ इवन ये 70s से पहले से भी कर रहे थे। काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने की, क्योंकि हमें पता है चाइना में था कम्युनिज्म। कम्युनिज्म में आप क्या करते हो, यहाँ पे जो ऑनरशिप राइट है वो किसी को नहीं दे रहे हो, इंडिविजुअल्स को ऑनरशिप राइट नहीं दिए जाते। लेकिन इन्होंने देखा फिर उससे कुछ मतलब नहीं निकल रहा है, लोगों में वो मोटिवेशन नहीं है, तो फिर इन्होंने कम्युनिटीज़ बनाई, कम्युनिटीज़ को वहाँ पे लैंड ट्रांसफ़र किया गया। ठीक है, फिर वो वर्क नहीं किया, फिर इन्होंने चेंज किया। तो इस तरह से ये ग्रेजुअल रिफॉर्म की तरफ इन्होंने मूव किया। सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड इंक्लूसिव ऑफ सेलेक्टिव फॉरेन आइडियाज़। तो ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है आप जो सजेस्ट करोगे वो हम अप्लाई करेंगे, हमें जो सही लगता है वही हम अप्लाई करेंगे। इस चीज़ को और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लेंगे जो कि आपकी 11th की एनसीईआरटी में है, ताकि इसको आप और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ। ठीक है, 11th की एनसीईआरटी में आपका एक चैप्टर है, और वहाँ से मैंने ये कुछ लाइन्स आपके लिए ली हैं। अगर आप देखोगे चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, आज देखोगे वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है चाइना, और बहुत तेज़ी से ग्रो भी कर रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इवन कोरोना काल में चाइना ही एक ऐसी मेजर इकोनॉमी थी जिसने ग्रो किया था। फाइन। तो 1978 में काफ़ी सारे रिफॉर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस किए। क्या किया, इनिशियल फेज में इन्होंने एग्रीकल्चर पे फोकस किया, और चाइना ने जो है रूरल एरिया या एग्रीकल्चर जो है उसको पहले रिफॉर्म किया, फिर ये आगे बढ़ रहे हैं, है ना। क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर या रूरल एरिया में रिफॉर्म होगा, वहाँ पे जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वहाँ पे जब लोगों की इनकम बढ़ेगी, रूरल एरिया में इनकम बढ़ेगी, तो ये क्या करेंगे, इनकम बढ़ेगी तो चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, ये डिमांड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की। उस डिमांड को पूरी करने के लिए इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी। क्या डेवलप होंगी, इंडस्ट्रीज, नई नई इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे रूरल एरिया में रिफॉर्म किए, लोगों के पास इनकम सोर्सेज बढ़ रही हैं, रूरल एरिया में आउटपुट बढ़ रहा है, तो लोगों के पास पैसा आ रहा है, तो वो नई चीज़ों की, गुड्स सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं। उनकी डिमांड हो रही है तो उनको पूरी करने के लिए नई नई इंडस्ट्रीज बन रही है। ठीक है, तो इस मॉडल को इन्होंने यहाँ पे फॉलो किया। जबकि इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म है, अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए। आपको पता होगा फार्मर जो प्रोटेस्ट रहे, किस तरीके से पूरा इशू रहा है। चाइना के साथ ये इशू नहीं है, क्योंकि चाइना में इस तरह के प्रोटेस्ट का कोई स्कोप ही नहीं है। फाइन, तो ठीक है, तो इन्होंने ये यहाँ पे किया। फॉरेन ट्रेड पे इन्होंने रिफॉर्म करना स्टार्ट किया। कम्यून लैंड्स वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स विच वर अलॉटेड
टू इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स। अब ये क्या कह रहे थे पहले, अभी भी इन्होंने ऑनरशिप तो नहीं दी है, लेकिन यहाँ पे अलॉटमेंट कर दिया इंडिविजुअल हाउस होल्ड को कि आप ये जो है मैनेज करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि पहले वाला जो एक्सपीरियंस था कम्युनिटी को देने का वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, फिर इन्होंने इंडिविजुअल्स को देना स्टार्ट हुआ और ये सक्सेसफुल रहा, और उसकी वजह से रूरल एरिया एग्रीकल्चर में हमें इनकम लेवल में इंक्रीज देखने को मिला। ठीक है, और उसकी पूर्ति के लिए इंडस्ट्री डेवलप हुई, इंडस्ट्री धीरे धीरे डेवलप होगी। ठीक है, तो पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर खड़ा हो गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर खड़ा हो गया तो आप वहां पे चाइना में जो डिमांड है उसको तो मीट कर ही रहे हो, एक्सपोर्ट भी कर रहे हो। क्लियर। तो इस तरीके से इन्होंने देखा एट दिस स्टेज एंटरप्राइजेस ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट। शुरुआती दौर में जो ये इंडस्ट्रीज थी उसकी ऑनरशिप सरकार के पास थी, जिसे हम इंडिया में पीएसयू कहते हैं। उसी तरह से ये स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस थी, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया। क्यों? क्योंकि कंपटीशन वहां पे नहीं था और इन्होंने देखा कंपटीशन नहीं होगा तो भी नुकसान है, तो यहां पे फिर इन्होंने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ करना स्टार्ट किया। और आज हम देख रहे हैं कि चाइना एक किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है सभी के सामने, इसमें कुछ बताने की आपको जरूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट और लेंगे और फिर हम सेशन को कंक्लूड यहां पे करेंगे। सैंटियागो कंसेंसस की हम चर्चा कर रहे हैं। सैंटियागो कंसेंसस, इसमें क्या है, देखिए ये भी एक तरह का वही है, गाइडलाइंस कैसे फॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है आपके इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया है वो तो है ही, लेकिन सोशल जो एस्पेक्ट हैं उनको भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना। जो भी डेवलपमेंट मॉडल कोई भी देश अगर फॉलो कर रहा है तो उसको केवल इकोनॉमिक क्राइटेरिया को ही नहीं देखना, उसको सोशल एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखना है और फिर आगे बढ़ना है। सो इस प्रपोजल सैंटियागो कंसेंसस वाला जो प्रपोजल था, यहाँ पे जो गाइडलाइंस दी गई, जो पॉलिसी सेट बताया गया, उससे वर्ल्ड बैंक इंस्पायर रहा और उसने पूरा सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना स्टार्ट किया। मतलब सोशल एस्पेक्ट भी यहाँ पे आपके इंक्लूड हो गए, और आप देखेंगे कि सोशल एस्पेक्ट में हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, इन पे भी फोकस बढ़ा है, वो आज के टाइम हम देख सकते हैं। तो ये हमने इस चैप्टर में लिया है, और कल जो आपका चैप्टर होगा, अगेन कल भी आपकी क्लास वही 10 सवा 10 के आसपास रहेगी, और कल वाले चैप्टर में हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे। ये जीडीपी क्या होता है ना, जीएनपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम की अकाउंटिंग कैसे करते हैं, क्या तरीके होते हैं, ग्रोस वैल्यू एडिशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके जो है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आना स्टार्ट होंगे। अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट टाइप था, तो कोशिश कीजिएगा कि आप रेगुलर रहें क्लासेस के अंदर, और जहाँ तक इस क्लास की बात है ये डेली बेसिस पे आपकी रहेगी, यही टाइमिंग आपका रहेगा। सेशन का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे नाम डाल के सर्च कर लेना। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हो, और अनअकैडमी आपको देता है 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन, जहाँ पे घर बैठे आप इंडिया के टॉप एजुकेटर को एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ में। सब्सक्रिप्शन के जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से प्लान्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है, 1 साल 2 साल। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कीजिए एंड देन पुट द कोड RB Live टू गेट मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट फाइन एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। सिमिलरली यू कैन गो विथ आइकॉनिक, ये आइकॉनिक की आपकी फीस स्ट्रक्चर है। ये कॉम्बो की फीस है, कॉम्बो मतलब जीएस ऑप्शनल, केवल जीएस के लिए जा रहे हो तो केवल जीएस की ये फीस स्ट्रक्चर है। आइकॉनिक में लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट हैं, केवल ऑप्शनल की ये आपकी फीस यहाँ पे है। काफ़ी सारे नए ऑप्शनल भी स्टार्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे अगर हम देखें नए बैचेस आपके स्टार्ट हो रहे हैं 22 तारीख से, तो नए बैचेस के लिए भी आप डेफिनेटली जा सकते हैं। ये बैच कोर्सेज में एनरोल करके आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं, तो ये आपका एक बेनिफिट यहाँ पे रहेगा। डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए अलग टीम है, 0% EMI का ऑप्शन है, और हर संडे आपका ये टेस्ट रहता है, तो इस संडे को भी सुबह 11 बजे आपका कॉम्बैट रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अनलॉक कोड आपका RB Live रहेगा, फ्री टेस्ट है। आर्टिकुलेट मैगजीन भी आपको मिल सकती है, जिसमें करंट अफेयर का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो रहा है, आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, यूनिक पब्लिशर पे आसानी से मिल जाएगी। सो दिस इज ऑल, वी आर रैपिंग अप दिस सेशन, और ऑल द वेरी बेस्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन, शेयर दिस सेशन and subscribe the Let's Crack UPSC CSC to get exam related updates। ठीक है, और 12 बजे एक आपकी स्पेशल क्लास है, उसका मैंने आपको बता दिया, और शाम को 8 बजे आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्लास होती है, डेली न्यूज़ एनालिसिस, तो उसके अंदर भी हम मिलेंगे। 12 बजे वाला सेशन आपका प्लस पे रहेगा, और शाम की जो 8 बजे वाली क्लास है वो यूट्यूब पे है। हैव अ ग्रेट डे गाइस।